क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती है, कई बार केंद्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा। और जो भी योजनाएं गई, जो भी सूचनाएं गई, उसका इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जिसमें तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक व्यापार करने की पद्धति को लेकर हो सकता है, तरीकों में बदलाव, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर है। मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, कल सभी बॉर्डर के राज्यों के सदस्यों ने गंभीरता से विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है। पाकिस्तान के साथ अभी कोई ट्रेड हमारा बॉर्डर से नहीं होता है, इससे ड्रग आने का सवाल नहीं है, परंतु इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती। ड्रोन से आता है, तस्करी से आता है, सुरंगें बनाकर भेज देते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से आता है, एयरपोर्ट से माध्यम से आता है। तो व्यापार बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं आया है। समस्या को जहां जहां पर वो लोग अपना नया तरीका ढूंढते हैं उसको हमें नसीहत करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। मान्यवर, एक बहुत सारे सदस्यों का सुझाव आया, हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए।
तो बोले नहीं होते। आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं? क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के शिकंजे के अंदर डालना चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय सरकार की तो है ही। जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई, मैं बताऊंगा आगे। परंतु एक सामाजिक वातावरण भी हमने तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया वो खराब है, ऐसा नहीं है। इसको फिर से समाज के अंदर पुनः प्रस्थापित सम्मान के साथ करने के लिए, एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी सांसदों ने साथ में मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। मान्यवर, जहां तक ड्रग के कारोबार पर सख्ती का सवाल है, भारत सरकार ने विगत 3 सालों से ढेर सारे व्यवस्थाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव हमने किया है, जैसे गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी मैंने आग्रह से किया था, इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर भी मैंने कहा था, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ड्रग की किसी भी जब्ती को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक जगह ड्रग की छोटी सी पुड़िया भी मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को, ये ड्रग कहां से आई, वो सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। और अगर किसी बंदरगाह पर, एयरपोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो वो ड्रग छोटे सी छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, वो पूरे नेटवर्क का अगर हम जांच करते हैं तभी जाकर ये समस्या का समाधान होगा। मैंने सभी गृह मंत्रियों को यह भी कहा है, उसमें राज्य की भी सीमाएं आती है, कई बार अंतरराज्य अंतरदेशीय सीमाएं भी आती हैं, अंतरराज्य की सीमा भी आती हैं, सीमा के पार भी इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। उस वक्त एनसीबी और एनआईए 2 ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है, तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हर एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है तो आप वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। और मुझे आनंद है मान्यवर, लगभग 42 इन्वेस्टिगेशन राज्यों ने एनसीबी या एनआईए को दिए हैं और सफलतापूर्वक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आज तीनों एजेंसियां, राज्य की, एनआईए और एनसीबी आगे बढ़ रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमने मिले हैं। और राज्य के सहयोग से केंद्र का नारकोटिक्स के सामने लड़ने की गति भी दुगनी हुई है और उत्साह भी दुगना हुआ है। मान्यवर, एनसीबी और एनआईए को जो केस सौंपे गए, वो केसों को हमने राज्य की एजेंसियों को साथ में रखकर भी
इन्वेस्टिगेट किया है। मान्यवर, अभी एक गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का उल्लेख आया। मैं थोड़ा अप्रोच बदलने की बात करता हूं। एक गोल्डन ट्रायंगल जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ये ड्रग के व्यापारियों ने उसको गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट नाम दिया है। मैं जब भी बैठक में इन क्षेत्रों का शब्द प्रयोग करता हूं तब डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट कर ही करता हूं। ये मौत का व्यापार करने वाले, हो सकता है वो गोल्डन ट्रायंगल हो नशे के कारोबारियों के लिए, हमारे लिए नहीं होना चाहिए। और ये हमारे अप्रोच के अंदर बदलाव समग्र दुनिया के सामने बहुत बड़ा संदेश भेजेगा। मान्यवर, नारकोटिक्स के खिलाफ भारत सरकार के गृह विभाग ने जो लड़ाई, भारत सरकार के वित्त विभाग ने जो लड़ाई छेड़ी है, और इसमें समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग हमारी मदद में है, इसमें हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके 3 हिस्से हमने रखे हैं। संस्थागत संरचना की मजबूती, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसको स्ट्रॉन्च करना, जवाबदेह करना और सतत मॉनिटरिंग से उसको अलर्ट रखना। सभी नार्को एजेंसियों का, जिसमें स्टेट की नार्को एजेंसी भी आती है मान्यवर, और केंद्र की भी सभी डिपार्टमेंट आते हैं, उनका सशक्तिकरण और समन्वय, उनको एम्पावर करना और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, और एक विस्तृत अभियान जागरूकता और पुनर्वसन के लिए हाथ में लेना। ये 3 विभागों में ये लड़ाई की संरचना गृह विभाग ने की है, क्योंकि मान्यवर ये सीमा रहित अपराध है। ये अपराध की कोई सीमा ही नहीं। कहीं से बैठकर कोई इसका व्यापार कर रहा है और बच्चे हमारे फंस रहे हैं, नस्लें हमारी बर्बाद हो रही। तो जब तक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन नहीं होता है, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। तो 3 स्तर पर, त्रिसूत्रीय फॉर्मूला पर हम आगे बढ़े हैं, और ये तीनों सूत्रों पर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से आगे बढ़े हैं। ये किसी एक डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है, किसी एक सरकार की नहीं है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसके सभी डिपार्टमेंट ने साथ मिलकर और देश की सभी सरकारों ने साथ में मिलकर ये लड़ाई को लड़नी है। मान्यवर, हमने जो प्रमुख इनिशिएटिव लिए हैं, इसमें संस्थागत संरचना की मजबूती के लिए मैं बात करना चाहूंगा। 2019 में हमने 4 स्तरीय एनकोड की स्थापना की है। एक शीर्ष स्तरीय एनकोड है, इसके बाद में एग्जीक्यूटिव कार्यकारी स्तर पर एनकोड समिति है, उसके बाद में राज्य स्तरीय एनकोड समिति बनी है, और इसके बाद में जिला स्तरीय एनकोड समिति बनी है। तो जिला से लेकर केंद्र तक ये एनकोड समितियों के माध्यम से एक समन्वय स्थापित किया है, और केंद्र में भी नीति निर्धारण करने वाले लोग और एग्जीक्यूशन करने वाले लोग, इसके लिए भी शीर्ष स्तरीय कमेटी और कार्यकारी समिति, इस प्रकार के 2 हिस्से हमने किए हैं। अभी 5वीं शीर्ष स्तरीय एनकोड कमेटी की बैठक हुई थी, मैंने ही इसकी अध्यक्षता की थी, और ढेर सारे फैसले हमने लेकर नीचे राज्यों को पहुंचाए हैं। अब वो जिले तक परकोलेट हो गए। मगर इस स्तर पर मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। ढेर सारे राज्यों ने, लगभग 100% राज्यों ने राज्य स्तरीय एनकोड समिति बना ली है। इसकी मीटिंग्स भी होती है, इसकी मिनट्स भी आती है, और वहां पर केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को बिठाते भी है, चर्चा भी करते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिला स्तरीय संरचना का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब तक डीसीपी और कलेक्टर इकट्ठा बैठकर, समाज कल्याण अधिकारी इकट्ठे बैठकर और हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा इकट्ठा बैठकर जिला स्तर पर इसकी मीमांसा नहीं करेंगे, ये हमारी लड़ाई सफल नहीं होने वाली।
आज तक देश के सिर्फ 32% जिलों में, हम 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, 32% जिलों में ही समिति बनी है। इस सदन के माध्यम से मैं देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारों को, एलजी को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इंटरेस्ट लेकर आप अपने अपने राज्य में जिला स्तरीय एनकोर समिति की रचना करें। जिस दिन राज्य के, देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय एनकोर समिति बन जाएगी और राज्य स्तरीय एनकोर समितियों को उसका फीडबैक मिलेगा, ये लड़ाई हमारी बहुत मजबूत हो जाएगी। एनकोर नोडल एजेंसी के तौर पर हमने मान्यवर एनसीबी को रखा है। इसके तहत भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक दल, ड्रग कंट्रोलर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनटीआरओ, पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोस्टल पुलिस और राज्य की नार्को एजेंसी, ये सब मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इसके लिए मान्यवर हमने एक एनकोड पोर्टल भी बनाया है जो एनसीबी चलाती है। एनकोड पोर्टल का काम डेटा इंटीग्रेशन का है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में एनकोड पोर्टल बन गया है और अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। राज्य स्तर के एनकोड तंत्र के भी सभी 4 राज्य स्तरीय हितधारक इसके मेंबर है मान्यवर, और बहुत सारी एजेंसियों के तालमेल को इस एनकोड पोर्टल के माध्यम से सुचारू रूप से हमने नीचे तक पहुंचाया है। 2 साल हो गए हैं पोर्टल बने हुए। 2 साल में हमने बहुत अच्छे परिणाम, बड़ी बड़ी जब्तियां ये पोर्टल के माध्यम से की है और पोर्टल पर ढेर सारी जानकारियों को भी डाला है। अधिकृत एजेंसियों के सारे नंबर डाले गए हैं, समस्त जानकारियां डाली है। भारत सरकार ने किए हुए सारे एमओयू डाले हैं, द्विपक्षीय समझौतों को डाला है। प्रशिक्षण कैलेंडर जो देश भर का है, लॉयर्स का प्रशिक्षण कैलेंडर, इन्वेस्टिगेटर का प्रशिक्षण कैलेंडर और पुनर्वसन का काम करने वाले सोशल वेलफेयर के अधिकारियों का प्रशिक्षण कैलेंडर, उसको भी डाला है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो प्रो प्रोसिक्यूशन है उसको भी वहां डाला है। एनुअल रिपोर्ट भी वहां डाल दी जाती है। एनसीबी की हैंडबुक जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए है, वो भी हमने इस पर डाला है। मीटिंग्स की मिनट्स भी इस पर 24 घंटे में अपलोड कर दी जाती है और एटीआर को भी अपलोड कर जाती है। एक प्रकार से संपूर्ण सूचनाएं एक ही जगह से जिले स्तर के, पुलिस स्टेशन स्तर के अधिकारी को भी उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार की प्रणाली हम लेकर आए हैं और उसको एक ही छत्र के नीचे चलाकर राज्यों को और पुलिस स्टेशन तक की पूरी चीजों को हमने कोऑर्डिनेट किया है। मान्यवर, अभी इंटरपोल की जनरल असेंबली हमारे देश में हुई, उसमें नारकोटिक्स और टेरर लिंक्स पर विषय मैंने उठाया था और वहां पर भारत की ओर से आग्रह किया गया कि इंटरपोल नारकोटिक्स और टेररिज्म और नार्को के व्यापार से टेररिज्म का वित्त पोषण, ये 3 विषयों पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म सभी देशों का बनाए तो सभी देश इससे आगे बढ़ सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज भी हो सकता है। यहीं पर अभी नो मनी फॉर टेरर का पूरे देश भर के गृह मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। वहां पर भी हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, नारकोटिक्स की लड़ाई के लिए बहुत थ्रस्ट दिया गया है। मान्यवर, हमने एक संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई है